हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित और आपके क्लास 12th और 10th से संबंधित क्लास 12th और 10th दोनों क्लास का जो है सो इसी चैनल पर जो है सो आपको तैयारी कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम गवाते हुए। और यह जो क्लास कर रहे हैं हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर पार्ट 1 है। और यह जो है क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ है। क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ है। यह चैप्टर 2 होगा। चैप्टर क्या होगा तो 2 होगा, क्योंकि 1 हम कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी का, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ चैप्टर वाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कर लेंगे। फिर उसके बाद यानी कि सभी सब्जेक्ट क्या करेंगे। और यह क्वेश्चन बैंक जो होगा 2009 से 2022 तक अपडेटेड। आप सोच सकते हैं 14-15 साल का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर कहीं पूछने वाला नहीं है। और पूछेगा कहाँ से पूछेगा, कंपटीशन तो है नहीं कि 9th-10th का भी कहीं से पूछ सकता है। जब भी पूछेगा तो चैप्टर वाइज ही पूछेगा, सिलेबस से ही पूछेगा। तो सिलेबस से ही करेंगे। 14-15 साल का अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि इनमें से कौन सा नत्रजनीय बेस जिसको आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता है। कहा जाता है कि इनमें से कौन सा नत्रजनीय जो है वो बेस आरएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में क्या नहीं होता है तो ऑप्शन ए में है थायमिन, ऑप्शन बी में है यूरेसिल, ऑप्शन सी में है एडेनिन, ऑप्शन डी में है साइटोनिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जाते हुए बताइएगा कि आप लोग को कुल कितना सही हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है। तो आरएनए में जो होता है थायमिन जो है सो उपस्थित नहीं होता है, और इसके जगह पर क्या होता है तो यूरेसिल होता है। और डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा फल कूट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी है सेब। क्या है तो सेब। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को हिट करेंगे, और जो डिस्कशन करने लायक होगा उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ हम और न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। और पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर कहीं इंस्टाग्राम है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नेम से यानी कि एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके सर्च करके आप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से संबंधित कहीं भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, या पीडीएफ या नोट भी हो तो कोई भी समस्या नहीं आने वाला। ये मेरा सिद्धांत है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द मैराथन क्लास लाने वाले हैं फेस टू फेस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द ही मैराथन क्लास लाएंगे फेस टू फेस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ऑपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो वो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। तो ऑपेरन मॉडल जो है सो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइलेरिया रोगवाहक होता है। फाइलेरिया रोगवाहक किसका होता है नर क्यूलिक्स मच्छर। नर मतलब होता है मेल मतलब पुरुष होता है, और मादा मतलब होता है फीमेल। तो इसका होगा एम यानी कि मेल, और इसका होगा एफ यानी कि फीमेल होगा। तो मलेरिया रोगवाहक जो होता है, मलेरिया जो बीमारी होता है वो किसके मच्छर को काटने से होता है, मादा को या नर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मादा मच्छर को काटने से होता है फाइलेरिया नामक रोग। किसको तो मादा क्यूलिक्स मच्छर को काटने से होता है। नर मच्छर कोई भी किसी भी तरह का मच्छर हो वो नर यानी कि मेल मच्छर जो होता है, पुरुष मच्छर वो नहीं काटता है, जबकि मादा मच्छर ही काटती है यानी कि महिला मच्छर ही काटती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है युग्मनज है। क्या है युग्मनज। इसी को कहते हैं जाइगोट। इसी को क्या कहते हैं जाइगोट कहते हैं।
इसी को जाइगोट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज है, जाइगोट है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है। जलोद्भिद पौधा कहने का मतलब उसमें जल में यह पौधा रहता है, यानी कि जल में यह पौधा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा है। शीशम जिसको शीशो कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद एकेसिया, ये भी होगा नहीं। और नागफनी, नागफनी ये भी नहीं होगा। सिंघाड़ा जो है आप लोग देखे होंगे, सिंघाड़ा वो एक समोसा होता है जो वो बनाया जाता है, वो होटल में रहता है। और एक सिंघाड़ा होता है जो छठ में भी कुछ लोग लाते हैं, और अब सीजन आ गया वो बिकेगा भी, 10 रुपये 100, 20 रुपये 100 बिकता है उसना हुआ सिंघाड़ा। ये तो सिंघाड़ा जो है इसमें जलोद्भिद पौधा है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। इनमें से सभी के सभी रोग का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा रोग जो है जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है रोग जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी के सभी। कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग उसी को दम्मा कहते हैं। और हैजा यह गंदा पानी पीने से हो जाता है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी से होता है डीऑक्सी, एन से होता है न्यूक्लिक, ए से होता है एसिड। एसिड मतलब अम्ल। तो इन डीएनए में किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बैक्टीरिया फेज का। बैक्टीरिया फेज का जो है सो डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। चले नेक्स्ट है, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निषेचन को क्या कहते हैं। तो निषेचन से आप लोग समझ रहे होंगे, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है इनविट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनविट्रो। यानी कि निषेचन कहने का मतलब है कि संतान उत्पत्ति करने के लिए जो भी प्रक्रिया होता है वो शरीर के बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इनविट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनविट्रो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑकोजीन। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 14-15 साल का आप सोच सकते हैं, 14-15 साल का जब क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में, पिछला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 से 2022 तक का अपडेटेड करेंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है। सभी के सभी कवर हो जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे इस चैनल पर, उतना जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना जल्दी जो है सो हम आपको फेस टू फेस मैराथन क्लास लाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है कि ऑकोजीन किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, कैंसर के लिए। कैंसर के लिए है सो, और इसमें कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का। किसका, तो कोबाल्ट का। एड्स क्या होता है, तो एक व्यक्ति से एड्स कैसे फैलता है, तो HIV वायरस के कारण फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और यह फैलता है कब से, तो लैंगिक यौन संबंध के कारण होता है। लैंगिक यौन संबंध के कारण होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो छुआछूत से नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छुआछूत से नहीं फैलता है। ये जब भी फैलता है तो वह यौन संचारित रोग होता है, यौन संपर्क करने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट है क्षय रोग। क्षय रोग तो क्या कहते हैं, तो दम्मा को कहते हैं क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मानव शुक्राणुओं के सिर का। मानव शुक्राणु यानी कि इस तरह रहता है, इस तरह रहता है मानव शुक्राणु बहुत सारे, जिसको स्पर्म बोलते हैं, यह स्पर्म में रहता है। तो मानव शुक्राणुओं के सिर को, यानी कि इसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। यही जो है सो जब यौन संपर्क करते हैं तो स्पर्म निकलता है, तो स्पर्म माता के अंडाशय में जाता है और वहाँ यह लाखों करोड़ जाता है, जिसमें से एक ही प्रवेश करता है। क्या कौन करता है, तो एक ही प्रवेश करता है। तो यह अगला का भाग को, जो स्पर्म के जो अगला वाला भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। तो पिक्चर नहीं रख पाए हैं, फोटो, नहीं तो रख देते तो और अच्छा से क्लियर हो जाता। तो आप लोग
इतना तो समझ रहे हैं कि क्रोमोसोम इसी टाइप का होता है और इसके अगला वाला भाग को जो है कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि जनसंख्या के अधिकाय का परिणाम क्या होता है। जनसंख्या के अधिकाय यानी कि कहने का मतलब है जनसंख्या के अधिक बढ़ जाने से क्या क्या परिणाम होता है, क्या क्या दुख झेलना पड़ता है। तो आय में कमी हो जाएगा, या जमीन की कमी हो जाएगी, या खनिजों पदार्थ में कमी होगा, या इनमें से सब है। तो ये काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आय में कमी हो जाता है, आय में कमी हो जाता है। मानकर चलिए कोई एक व्यक्ति खाने वाला, कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसके घर में 5 6 7 परिवार हो गया, तो उसको क्या होगा। पहला नंबर, मानकर चलिए किसी 1 कट्ठा किसी के पास है या 5 कट्ठा खेत है, तो 5 कट्ठा है, मानकर चलिए उसका 3 गो बेटा हो गया, तो 3 कट्ठा तो वो घर 1 2 कट्ठा में तो घर बन जाएगा। प्लस मानकर चलिए 2.5 कट्ठा खेत बचा, तो 2.5 कट्ठा में जोताएगा तो वो साल भर का तो निकलेगा नहीं खाने के लिए अनाज, तो उसको आय में कमी होगा। आय में यानी कि आय मतलब होता है उस जो मंथली कमाएगा या सालाना कमाएगा उसमें कमी होगा, खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, आमदनी कम होगा, ज़मीन की कम पाई होगा। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वास्तविकता है जो घर बनाना पड़ेगा ज़्यादा, रूम रहने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, खनिज पदार्थों में कमी होगा। अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो जो धरती से निकल रहा है खनिज तेल पेट्रोल डीजल ये सब जो सो काफ़ी मांग होगा और खपत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस सब की क्या होगा तो कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सटोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है। सटोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। वृषण में, वृषण में जो है सो सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। गर्भाशय यह महिला का प्राइवेट पार्ट है, अंडाशय यह भी महिला का है, और यकृत, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, यह लीवर जो खराब होता है कब होता है तो अत्यधिक अल्कोहल के उपयोग से होता है यकृत यानी कि लीवर खराब, जिसको सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है अत्यधिक शराब से। तो वृषण, वृषण यानी कि ये मेल का यानी कि पुरुष का पार्ट है प्राइवेट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं कि दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, ये तो आसान है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, लैक्टोबैसिलस का दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का। जब दूध से दही बनाते हैं तो एक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, वो उपयोग उसी के कारण जो है सो दही जमता है लैक्टोबैसिलस के कारण। और दूध की शुद्धता भी मापते हैं तो कैसे, लैक्टोमीटर से, थोड़ा सा चेंजिंग है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से दही में परिवर्तन यानी कि बदलाव होता है। चलो नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का द्वारा ध्वनि प्रदूषण कौन सा मानक यानी कि कितना से कितना डेसिबल रहेगा जो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। 20 से 30 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को, अगर 20 से 30 के डेसिबल के ऊपर जब ज़्यादा आवाज़ करे, कोई भी गाना हो, सॉन्ग हो या बाजा हो या डीजे हो, तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है 20 से 30 डेसिबल का। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह जो है सो सभी को दान में दिया जा सकता है, तो सिर्फ वो ओ है। क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है जो सभी को दान में दिया जाता है। और सर्वग्राही, सर्वग्राही किसको कहते हैं, तो सर्वग्राही कहते हैं AB को। AB जो है सो किसी को AB ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वो ले सकता है, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप O होगा वो सभी को दान दे सकता है। तो सर्वग्राही पूछे तो सर्वग्राही, ग्राही मतलब वो लेने वाला, तो AB। और सर्वदाता पूछे, यहाँ पर देखिए दाता है, तो दाता मतलब देने वाला यानी कि O होगा, ब्लड ग्रुप O होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि DNA से mRNA में, DNA यानी कि डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से mRNA यानी कि मैसेंजर RNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो DNA से RNA यानी कि इस तरह होगा, यहाँ पर हो जाएगा DNA और यहाँ पर भी होगा DNA। तो DNA से DNA बना क्या क्या कहलाता है, तो DNA से DNA जो बनता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से DNA बनेगा तो रेप्लिकेशन कहते हैं, और DNA से प्रोटीन बनेगा तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। DNA से प्रोटीन बनेगा तो उसको ट्रांसलेशन, और DNA से RNA बनेगा, प्रोटीन से RNA बनेगा तो इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। और फिर RNA से DNA बनेगा तो इसको कहते हैं
ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेगा। यहाँ से यहाँ बनेगा तो यहाँ से डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और फिर आरएनए से अगर डीएनए बने तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बनाना वो रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन उभयलिंगी नहीं है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, जबकि फीता कृमि, केचुआ, जोंक ये सभी के सभी उभयलिंगी है, जबकि यह उभयलिंगी घरेलू मक्खी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछ रहा है नहीं है तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है। तो पता ही होगा, रेड डाटा बुक में जो है सो उसमें कहता है विलुप्त हो रहा है पौधे की सूची या दुर्लभ पौधे की सूची या आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। यानी कि रेड डाटा बुक जो होता है उसमें वो दुनिया के सारी चीज के बारे में लिखा जाता है जो विलुप्त के कगार पर, यानी कि विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, उसका जनसंख्या और जो उसका क्या कहते हैं वंशज जो है सो समाप्त होता जा रहा है। तो आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कहता है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है। आपत्तिग्रस्त यानी कि सभी में यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है, तो नहीं आपत्तिग्रस्त प्राणी की सूची होगा, नहीं दुर्लभ पौधे की सूची होगा, और नहीं विलुप्त, यानी कि अलग अलग कर दिया, इनमें से सभी होना चाहिए, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक होगा। तो हम सी वाला क्लिक कर रहे थे, करेक्ट मान रहे थे, क्योंकि वहां पर नीचे भी इनमें से कोई दिया नहीं था। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाँच तो याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजिंग कहाँ रहता है कि 5 जून और 20 जून और 15 मार्च, और यहाँ पर महीना में डिफरेंट रहता है कि क्या करें, जून होगा या मार्च होगा या जुलाई होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, 5 जून को होता है। क्या होता है, 5 जून को होता है। यहाँ पर 20 जून भी दे दिया है और यहाँ पर 15, तो वहाँ करेगा कि ये 5 मार्च भी दे देगा, 5 जून भी दे देगा, और 5 अप्रैल भी दे देगा, 5 जुलाई भी दे देगा। तो वहाँ डेट में कंफ्यूजिंग रहता है, तो महीना आप लोग याद रखेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून छठा महीना आता है, तो यानी कि 5 तारीख और छठा महीना, ऐसे भी याद रख लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्त्री मनुष्य में कौन गुणसूत्र होंगे। स्त्री मनुष्य में, यानी कि स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे। तो 44XX या 44XX, 44 प्लस XX, यानी कि दोनों को जो है सो सेम हो गया है, 44XY होना चाहिए और 44XX, यानी कि कोई नहीं। तो स्त्री मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, 44 प्लस XX होगा, यानी कि सभी के सभी सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो है सो इनमें से सभी नहीं दिया है, इसीलिए पहले वाला को पैरिटी दिया जाए। देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो है सो सेम है, सभी के सभी क्या है, तो सेम है, ये सभी के सभी सेम है। लेकिन यहाँ पर डी में क्लियर नहीं किया है कि सभी, इसीलिए पहले वाला को पैरिटी दिया जाए। ऐसा नहीं एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है और दे दिया जाता है कि 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन जो है एक ही किस्म दे दिया जाता है, तो वहाँ पर गलत नहीं बोल सकते हैं कि गलत टाइपिंग हो गया, गलत लिखा गया, सही है। लेकिन आपको देखता है कि पहले वाला को पैरिटी देता है या दूसरे वाला को, लेकिन आपको पहले वाला पर जो टिक कीजिएगा वही सही होगा, पहले वाला को पैरिटी माना जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पर पहले वाला को सही माना जाए, आंसर सही है सभी का। अगर बी वाला को घसते हैं फिर भी गलत मानेगा, सी वाला को घसते हैं फिर भी गलत मानेगा, डी को घसते हैं फिर भी गलत मानेगा, क्योंकि वहाँ पहले वाला को मान्यता दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटोजोआ। एंट अमीबा कौन है, तो प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार सुरेख, यानी कि श्रृंखला गर्त, यहाँ पर श्रृंखला होगा। तो परिस्थितियों तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखला गर्त कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एक दिशीय है। क्या है, एक दिशीय। परिस्थितियों तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। और एक सिंग वाले गेंडा के लिए जो सो है यह नाम है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए जो यह प्रसिद्ध है असम का गेंडा अभ्यारण्य नेशनल पार्क। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और बिहार में कौन सा एक नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि है। कौन सा है, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वह है वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि एक संकर का जेनेटिक अनुपात क्या है, जेनेटोपिक अनुपात क्या है, एक संकर बीज का जेनेटोपिक अनुपात क्या है, अनुपात में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए सभी चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप लोग देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन नंबर 25 का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है 1:2:1 है, 1:2:1 है। एक संकर यानी कि एक आगे दिया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 1 1 2 1। चलिए नेक्स्ट है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसका अनुपात है, कौन सी पीढ़ी का। नेक्स्ट है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा लेमार्क के द्वारा। यहाँ पर जो है सो वैज्ञानिक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो लेमार्क साहब के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, यानी कि भ्रूणपोष का काम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर भी होगा भ्रूण को पोषण देना, यानी कि एम्ब्रियो को क्या देना, पोषण प्राप्त करना। भ्रूणपोष का काम क्या है, तो भ्रूण को पोषण देना। क्या है, भ्रूणपोष यानी पोष मतलब पोषण देना, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट है कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता कैसा है, प्रथम श्रेणी का है या द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है प्रथम द्वितीय श्रेणी का। क्या है, द्वितीय श्रेणी का। और जितना जो घास फूस खाता है वो प्रथम श्रेणी का है। तो आप सोच सकते हैं बाघ जानवर को खाता है, और जो जानवर घास खाता है वो प्रथम उपभोक्ता हो गया, लेकिन बाघ उस जानवर को खाता है तो बाघ जो होगा द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और यह कैसी है, तो मांसाहारी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जानवर मांसाहारी है, इनमें से कौन सी जानवर, जो बाघ क्या है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, इनमें से सभी। तो आप मांसाहारी मारिएगा, लेकिन उसी में पूछा जाएगा कि मानव क्या है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, तो वहाँ पर सर्वाहारी होगा। मानव कहाँ आता है, तो सर्वाहारी में। मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, दाल दलहन भी खाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक से आप लोग को कुछ नहीं जाता है। और इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस सही समय पर वीडियो आपको जो है 10 बजे वीडियो क्लास 12 का प्रोवाइड कराया जाता है, और शाम 6 बजे जो है क्लास 10 का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग से यही उम्मीद है, और मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए एग्जाम से संबंधित, एक भी कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग का एक ही होमवर्क है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी हाथ में मोबाइल है उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाइए, और जल्दी से हम आप लोग को फेस टू फेस मैराथन वीडियो लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।